सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, ये अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा अब्बासी साहब, असरात क्या होंगे इसके? देखिए, हमें अपने ताल्लुकात जो अफगानिस्तान से हैं, ये दो तरफा ताल्लुकात हैं, वो भी एक मुमलिकत है, हम भी एक मुमलिकत है। हमें इस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। हम बदकिस्मती से, मैं माजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने कभी अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं समझा। हमें अब समझना पड़ेगा खारजी किसे हम कहते हैं। अगर वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान जिन्हें हम कहते थे या कहते हैं, अगर वहाँ पर मौजूद हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारी अफवाज पर हमलावर होते हैं, तो ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस मामले को उन पर कंट्रोल करे। ये उनके पास चॉइस नहीं है कि करे या ना करे, क्योंकि अगर आपके फिर अगर वो वहाँ से होते हैं, फिर हमें हक हासिल है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। लेकिन क्या इससे मामला हल हो जाएगा? ये दो मुसलमान ममालिक आपस में टकराएंगे, अगर हम हमला करेंगे वो अपना दिफा करेंगे, उनका भी हक बन जाता है। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है जी। हमारे अफगानिस्तान से जैसे पाकिस्तान बना ताल्लुकात हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, हमने लाखों मिलियंस ऑफ लाइव्स पाकिस्तान की शहीद हुए हैं अफगानिस्तान के मामले में जी। 79 से जंग जारी है, पहले रूसी थे, उसके बाद ये 9/11 के बाद अमेरिकन आए जी। और सब घर चले गए, अफगानी भी आराम से बैठे हैं। सब जो उसका असर है वो आज भी पाकिस्तान पर है जी। आज भी हम भुगत रहे हैं। हमारे 16 जवान एक दिन में शहीद हुए, मामूली बात नहीं है। तो हमें आज जरा अफगानिस्तान से बड़ी खुलकर बात करनी चाहिए। सर मौजूदा सूरत हाल का सर बैठकर बात करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से। लेकिन हमें मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमें अपना रवैया थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उनसे बात करनी पड़ेगी। हमारा माजी में जो रवैया रहा है, मुझे उससे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। ये ज़रूरत है, और किसी को हक नहीं है कि उसके इलाके से पाकिस्तान पर हमला हो। तो ये जिम्मेदारी है अफगान हुकूमत की कि उनको कंट्रोल करे, उनको इजाज़त ना दे, उनको निकाले वहाँ से। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि हमें जो है वो उनको खुद मुख्तार तस्लीम करना पड़ेगा, खुद मुख्तार समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, और खुद मुख्तार करने के लिए फिर हमें वीज़े भी देने पड़ेंगे, फिर हमें पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन वो तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो बॉर्डर भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि भारत के साथ मिलकर उनकी प्रायोरिटी बिरादर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो तालिबान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो दहशत गर्द है, माफ़ कीजिएगा, उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के साथ मिलकर। देखिए, ये अगर सबूत है तो हमें सबूत मुहैया करना पड़ेगा। ये बात करनी भी मेरे नज़र में मुनासिब नहीं है अगर सबूत के बगैर। आपका हमसाया मुल्क है, जो हिंदुस्तान तो आपका दुश्मन है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो तो हर वो कोशिश करेगा जिससे हमारा नुकसान हो, उसको हम अलहदा काउंटर करेंगे। लेकिन जहाँ पे अफगानिस्तान का मामला है, हमें उनसे बड़ी खुलकर बात करनी पड़ेगी। हमसाया मुल्क है, जो हमारे बॉर्डर को माने ना माने, ये 70 से मामला चल रहा है, ये नई बात नहीं है। ये डूरैंड लाइन का जो मसला है, जो वहाँ से लोगों के आने जाने का, वो एक डिफेक्टो एक सिचुएशन है जी। उसको अब चलने दें। हमने वहाँ पर फेंस भी लगाई है, उसके बावजूद ये मामला चल रहा है। वो पिछले 70 साल से चल रहा है, उसको अभी छेड़ने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। जो उसकी है, आपने कंट्रोल किया है नहीं किया, वो मौजूद है। लेकिन अगर हम पर अफगानिस्तान की सरहद के अंदर से लोग आकर हमलावर होते हैं, ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करें। ये हमारा हक है। तो इस पर हमें उनसे बात करनी पड़ेगी बड़ी खुल कर के हम हमसाया मुल्क हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आपके वहाँ पर ऐसे लोग पनाह लिए हुए हों जो हमसे दुश्मनी रखते हों और हम पे हमलावर हों। ये जितनी हमारी जिम्मेदारी है उनको कंट्रोल करने की, उनका मुकाबला करने की, इतनी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की भी है। ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला नहीं है। कोई भी दो ममालिक हों, एक मुल्क के अंदर से लोग दूसरे पे हमलावर होते हैं, तो उस मुल्क की जिम्मेदारी बन जाती है उनको रोकना, उनका मुकाबला करना।
ठीक सर, बानी पीटीआई सिर्फ बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है, ये आपने कहते हुए सुना होगा बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट कल का। तो ये उन्होंने जो बयान दिया वो ये सियासी स्टेटमेंट है या कुछ है इसके पीछे जो उन्होंने बात कर दी? देखिए, उन्होंने वो सियासी बात की होगी, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा। आप पे प्रेशर आएगा मुख्तलिफ, उसका बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी ज़ात से ताल्लुक नहीं है। उनकी ज़ात को भी इस्तेमाल किया जाएगा हम पर दबाव डालने के लिए, वहाँ को ना हमदर्दी का अंसर है ना कोई और बात है। लेकिन आज जो हालात हैं मिडल ईस्ट के, जो कुछ वहाँ पर हुआ है जी, उसके बाद मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए थ्रेट बढ़ी है। तो आपको उस मामले को, मुझसे बेहतर ये लोग चीज़ें जानते हैं जिनका ये काम है, लेकिन आज इसका मुकाबला आप सियासी तौर पे अगर नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ फौजी मामला नहीं है, ये सियासी मामला है, उससे ज़्यादा है, और ये उससे भी ज़्यादा मईशत का मामला है। अगर आपकी मईशत कमज़ोर होगी तो आप पर असर, आपके पर असरात ज़्यादा आएंगे, आप पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मईशत के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। ये सब मामलात आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से यानी अलहदा नहीं है। हम बात कर रहे हैं आप सर के जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसको देखते हुए ये दबाव आएगा हम पर, और इसके हल के लिए, इसके हल के लिए सर मैंने बताया आपको अपने घर मजबूत करना होगा। सियासी तौर पर सबसे बड़ा जो आपको दबाव आ पर सकता है वो मईशत का है, वो माशी दबाव है। इसलिए जहाँ पर आपको अस्करी ताकत को मजबूत करना है, आपको मईशत को भी मजबूत करना पड़ेगा। सही सही सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स, इन्होंने एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा साने 9 मई के 85 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। DGISPR कह रहे हैं कि मनसूबा साजों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक ये इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत का मौक़िफ़ सुनते हैं तो वहाँ पर वो मास्टरमाइंड कहते हैं 9 मई को के इमरान खान को। कैसे देखते हैं फैसले को, और आने वाले दिनों में मुल्की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं इसके? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात यह है, इमरान खान साहब के दौर में मुझे वकला ने बताया है कि 108 लोगों को सजा हुई मिलिट्री कोर्ट से। जी, अभी सजाएं हो रही हैं। ये इन दोनों मामलात में बेहतर होता कि ये सिविल कोर्ट्स में ट्राई होते, वहाँ पर भी कानून मौजूद हैं। सर वो 29 या 25 के दरमियान का नंबर आता है, लेकिन PTI कहती है वो दहशतगर्द थे जो मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजाए हुई। ठीक है, दहशतगर्द भी थे तो आप उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई कर सकते थे, उससे पहले भी हुआ है। अब जो मामला है, आपने क्या दफात लगाए हैं पता नहीं है, क्या केसेस हैं ये भी पता नहीं है, सिर्फ आपके सामने फैसला आए या ना आए ये भी पता नहीं है, लेकिन सजाएं हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है सजाएं देने की। कानूनी तौर पे उसमें कोई मेरा ख्याल है कमी नहीं है, क्योंकि आर्मी एक्ट ये कहता है कि अगर फौजी तनसीबात पर हमला होगा, उसमें सिविलियन मुलव्वस होंगे तो उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। ये फौजी कम से कम जो मैंने पढ़ा है बड़ा वाज़ेह है जी। अब आपके पास चॉइस थी, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइस थी, आप सिविल कोर्ट्स में ट्राई करते, वरना दुनिया आप पे सवाल उठाएगी। और फिर आप, लेकिन वहाँ भी तो सर 1.5 साल से मामलात पड़े हुए हैं सर, वहाँ से फैसले ही नहीं आ रहे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के में 100 से ज़ायद फैसले से लटके हुए हैं, वहाँ पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, कोई सजा नहीं हुई। नहीं चाहिए ना उनको, कहें दिन रात अदालत चलाएं, पुलिस को कहें प्रोसिक्यूट, वहाँ मामले लटकते अदालत की वजह से नहीं, प्रोसिक्यूशन की वजह से, इन्वेस्टिगेशन की वजह से। क्योंकि मैं फिर कहूँगा मेरी नॉलेज इसमें इनकम्प्लीट है। मेरा ये ज़ाती नॉलेज कम से कम ये है कि कानून शहादत का इतलाक़ कोर्ट मार्शल के अंदर नहीं होता। जो मिलिट्री का कोर्ट मार्शल में कानून शहादत नहीं आती। ठीक, जो ट्रायल्स यहाँ पर होते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, वो उसमें कानून शहादत का इतलाक़ होता है। तो जब अब आप बात यह है कि जब उनकी अपील जाएगी कोर्ट्स में, फिर क्या होगा? कोर्ट्स कैसे सुनेगी? अपील जाएगी नहीं कोर्ट्स में जी। जो अब जिन लोगों को सजा मिल गई है उनकी अपील कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि पीटीआई तो ऐलान कर रही है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे इस सारे मामले को। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करेंगे जी,
तो ये वही बेंच है वहां पर जिसने इजाजत दी हुई है ट्रायल मशहूर इजाजत, जी। इनके जजमेंट्स को करने की। जी। वो किस बुनियाद पे करेंगे, किस बुनियाद पे वो ट्रायल, अगर आप वहां पे कानूनी शहादत का इतलाक ही नहीं हुआ, किस बुनियाद पे वो अपील सुनेंगे? ये भी एक मसला है। इससे बड़ा एक और मसला है जी कि क्या हमने ये सोचा है कि जिन लोगों को आपने सजा दी है उन्होंने ये अमल क्यों किया? क्या वो दहशतगर्द थे? ये सबसे बड़ा सवाल ये है, ये हुआ क्या? इसकी तह तक आपको जाना है। हमने पढ़ा है एक ब्रिगेडियर थे आर्मी के, एक एयरफोर्स के फुल कर्नल के बराबर ग्रुप कैप्टन थे। तो ये पूरी फौजी सर्विस करके आए हैं ना जी। क्या उनके फौज के अंदर क्या उनका रिकॉर्ड था? क्या वो स्टेबल थे, अनस्टेबल थे? जो दोनों अफसरान जो हैं, बाकी चले सिविलियंस का पता नहीं है कि वो किस किस्म के लोग थे। इनका तो सारा पूरी जिंदगी मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये देखने की बात है कि वो क्यों मजबूर हुए, अगर उन्होंने जो भी किया, हमें नहीं पता किया भी क्या किया है, क्यों मजबूर हुए ये काम करने पर? क्योंकि एक को 10 साल की सजा मिली है, एक को 2 साल की सजा मिली है। जी। ये असल बात ये है। ये आज हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्यों इस मुल्क के शहरी और जिम्मेदार शहरी मजबूर हुए इस फौजी तनसीबात पर हमला करने पर। जो आपने बात की ना बासी साहब के, सुप्रीम कोर्ट में भी वही बेंच बैठा हुआ है जिन्होंने ये इजाज़त दी कि मशरूत फैसले किए जाएं। तो आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐलान कर रही है चैलेंज करने का इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाने का, तो वहां पर लेकर जाती है तब भी फैसले बरकरार रहेंगे? आप ये समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो कानून मौजूद है कि इन फैसलों को ओवरटर्न कर सके। सही। क्योंकि वो बुनियादी तौर पर जिस तरह वो ट्रायल्स होते हैं वो समरी ट्रायल्स हैं। उसमें ये कहा जाता है हमने ये इल्ज़ाम लगा दिया है, अब सफाई पेश करें। तो बर्डन अक्यूज पे आ जाता है। आम कानून में बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो प्रूव करे कि इसने ये काम किया है। सही। ये फ़र्क है। सही। सर, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो रही हैं और फिर कल जो प्रेशर थी उससे बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम गया कि कोई किसी किस्म की ढील भी नहीं है और डील भी नहीं है। तो सर, इन हालात में क्या मुज़ाकरात जो चल रहे हैं इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, उसकी कामयाबी के कोई चांसेस नज़र आते हैं? कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, वाज़ेह तौर पर पैगाम भी आ रहा है। नहीं, देखिए, वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब तो जिस ट्रायल में है या नहीं है मुझे पता नहीं है, वो तो सिविल गवर्नमेंट के मामलात हैं। अभी कम से कम मेरी नॉलेज में कोई मिलिट्री ट्रायल उनका नहीं है। लेकिन उन्हें खदशा तो है ना सर? नहीं, खदशा और बात है ना। तो उस वक्त तक जो भी स्टेटमेंट आएगी वो सिविल गवर्नमेंट से आ सकती है कि उनके क्या हालात हैं, क्यों हैं। मुज़ाकरात, हुकूमत और अपोजिशन क्या मुज़ाकरात कर रही है ये ज़रा अवाम को बता दें, किस बात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो मुज़ाकरात का क्या होगा सर? तो मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं होते, और मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात रिलीफ के लिए उनसे कुछ हासिल होगा। अगर आप मुज़ाकरात रिलीफ की बात करें या कुछ लोग कुछ दो की बात करें, उससे मुल्क का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हुकूमत को भी, इमरान खान साहब को भी बात मुल्क की करनी चाहिए। रिलीफ उसी के अंदर इमरान खान साहब को मिल सकता है या मुल्क को मिल सकता है। उनकी रिलीफ की बात करते हैं, मुल्क को रिलीफ कौन देगा? इस निज़ाम को, जमहूरियत को रिलीफ कौन देगा? आज तो जमूद है, मुकम्मल जमूद है। ना मुल्क के अंदर जमहूरियत है, ना मुल्क के अंदर पार्लियामान है, ना मुल्क के अंदर कानून है। तो ये हम क्या, लेकिन सर मुल्क के रिलीफ के लिए सियासी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है ना, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और वो इस्तेहकाम आपने ही भी कई बार कहा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कई बार कहा कि उसके लिए, इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, बात करें और फिर हल निकालें। लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता है, यानी हुकूमत की तरफ से पीटीआई को या इमरान खान साहब को, तो फिर ये मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान है या नहीं है? मुज़ाकरात चलते रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये भी नहीं पता मुज़ाकरात हैं किस बात पर ना। मैं तो बात कर रहा हूँ मुज़ाकरात की नहीं, मैंने हमेशा बात की है। मैंने कहा एक टेबल पर बैठकर हल निकालें, मुल्क के मामलात का हल निकालें। आपके ज़ाती मामलात का हल भी वहीं से निकल आएगा। किसी की कुर्सी को खतरा है, किसी की फ्रीडम को खतरा है। ये दो ही चीज़ें, हुकूमत को कुर्सी बचाना चाहती है, वो अपनी फ्रीडम लेना चाहते हैं। तो मुल्क इसमें रुका हुआ है। मुल्क इसमें मत रोके। आप आज मुल्क की बात करें, इमरान खान साहब भी मुल्क की बात करें,
हुकूमत मुल्क की बात करें कि हम टेबल पर बैठकर किस तरह मुल्क के लिए हल निकाल सकते हैं। आज मुल्क को इसकी ज़रूरत है। उसी से हुकूमत के मामलात भी हल हो जाएंगे। उस एजेंडे को जो आप तय करेंगे कि हमने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है, इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा। सही। सर, अमेरिका की तरफ से गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी मीज़ाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद हुई। इस साल ये इस तरह की तवातुर के साथ तीसरी पाबंदी थी। जनवरी में ट्रंप व्हाइट हाउस का चार्ज संभाल रहे हैं, उनकी आने वाली इंतजामिया के कुछ अरकान हैं, उनकी तरफ से बानी PTI की रिहाई की बातें हो रही हैं। क्या आने वाले दिनों में इस हवाले से अमेरिका की तरफ से हो सकता है कोई दबाव आ सकता है क्या? देखिए, वहाँ पे बात होगी वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की जाती है, और वो बात यही होती है कि अगर हम अपना कानून फॉलो नहीं करते, हमारे मुल्क में आइन दबाव में है, हमारे मुल्क के कानून दबाव में हैं, फिर लोग बात करेंगे। मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर ये जो मे 9 वाले वाक़यात हैं आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ना किए होते, आम कोर्ट्स में किए होते, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में किए होते, तो उसके बारे में फिर कोई बात नहीं कर सकता था। मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रांसपेरेंसी पे शुबा उठता है क्योंकि वो पब्लिक में नहीं होती ट्रायल्स। तो जो बुनियादी मकसद है सिविलियन को जो लिबर्टी हासिल है आइन के तहत, हालांकि आर्मी एक्ट में सलब हो जाती है, उसका आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने पहले कहा कि सारी ये जो मामला है ये जुड़ा हुआ है आपकी जो इस वक्त पोजीशन है मिडल ईस्ट के मामलात में, जहाँ पर आप खड़े हैं, जो आपकी हैसियत है, ये उस पर दबाव डालने के लिए है ये सब मामलात। तो उसको वो जो भी हथियार होगा वो अगर कहेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। इसलिए आपको अपने घर को मजबूत करना है, आपको अपनी सियासी जो अदम इस्तेकाम है, इंतशार है, इसको ख़त्म करना है। सर, ये GSP प्लस स्टेटस, इसके हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं क्योंकि उसका तस्करा भी कल किया गया, तो क्या वो स्टेटस खतरे में तो नहीं है? जैसे कि यूरोपीय यूनियन ने इसका हवाला भी दिया था कल बात करते हुए। देखिए, बहुत से मुल्क यूरोप में लिंक करते हैं GSP प्लस को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से, और बहुत से उसके अंदर बहुत से मुल्क समझते हैं कि इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, लेकिन बहुत से ममालिक की बात करते हैं। तो ये डिबेट जब वहाँ शुरू हो जाती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, फिर आपको खदशा रहता है कि ये विड्रॉ कर लिया जाए और उसका आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो अमल भी करें इस मामले को ज़रूर सामने रखें कि दुनिया देख रही है, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बात करेगी और उसका हम पर क्या असर होगा। सही। आज साद रफीक साहब ने आपके हवाले से भी बात की, वो कह रहे हैं टेबल पे आने के लिए आप भी उसका हिस्सा हो, मौलाना साहब भी उसका हिस्सा हो, और आपने भी साद रफीक साहब के लिए बात की कि उनके लिए आपकी जमात के दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या बाकायदा शमूलियत की दावत दे दी है आपने, दे रहे हैं या देंगे? क्या नहीं, मैंने नहीं की। देखिए, साद रफीक साहब मेरे छोटे भाई हैं, हमारा पिछले 30 साल से एक वास्ता है। मैंने किसी अपने दोस्त को नहीं कहा, उनकी अपनी सोच है जी। मैं एक सोच थी, मेरा उस बयानी से इख्तलाफ था। हमने जब वोट की इज्जत छोड़ दी तो मेरे लिए मुश्किल हो गया। ये सारी बात है, मेरी कोई खफगी नाराज़गी कुछ भी नहीं है, लेकिन सियासत का एक बड़ा मकसद होना चाहिए, और वो मकसद था हमारा आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती। जब हम उससे हट गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब साद रफीक साहब अपना फैसला करेंगे, वो एक मंजे हुए मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग की फ्रंट लाइन लीडरशिप में हम लोग सब थे, तो वो फैसला करेंगे ना सर? हम जो सब लोग थे, मेरे ख्याल सबसे मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर वो आदमी थे। आप दावत देंगे तो वो शामिल होंगे ना आपकी जमात में? मैं दावत देना, मैं दावत दरवाजे जमाती सियासी जमात में दावत नहीं दी जाती, खासतौर पर पॉलिटिकल वर्कर को जो आदमी सियासत समझता हो। तो अगर वो समझते हैं तो उनके लिए एक हर सियासी वर्कर के लिए साद रफीक साहब जैसे हमारे दरवाजे तो खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।